जय हिंद फ्रेंड्स, आई होप एवरीबडी इज़ फाइन। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं सुपर टेट। देखो सुपर टेट क्या होता है और इस एग्ज़ाम्स को कैसे हम पास कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें मैं आज इसमें डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है, चलिए तो डायरेक्ट वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन तो हमारे सामने सर यही है भाई, जो सुपर टेट है ये, तो ये सुपर टेट होता है क्या है। तो अगर इसके बारे में हमें यहाँ से जानकारी चाहिए तो मैं आपको ये बता दूँ सर, यूपी में यदि अगर आपको गवर्नमेंट टीचर बनना है, गवर्नमेंट टीचर, तो यूपी में गवर्नमेंट टीचर बनने के लिए आपको क्या करना होता है सर, उसके लिए सुपर टेट का पेपर पास करना होता है। जब आप ये एग्ज़ाम पास कर लेते हैं तो आपको दो तरह के गवर्नमेंट टीचर बनते हैं। यहाँ पे जो गवर्नमेंट टीचर आप बनेंगे तो इसमें दो तरह के टीचर्स होते हैं। एक टीचर्स तो होते हैं सर, उनको जनरली या तो अब जूनियर जूनियर लेवल का कहा जाता है या फिर जूनियर प्राइमरी कहा जाता है। मैं आपको नॉर्मल समझा रहा हूँ, कक्षा 1 से लेकर कक्षा 5 तक के बच्चों को आप पढ़ाने वाले टीचर बनेंगे। एक पॉइंट तो ये। दूसरा, इसमें जो टीचर्स बनते हैं वो कक्षा 6 से लेकर कक्षा 8 तक के बच्चों को पढ़ाते हैं। तो ये दो तरह के टीचर्स होते हैं, जिसमें इनको कभी कभी कुछ लोग जनरली जूनियर प्राइमरी टीचर्स बोलते हैं, इनको अपर या प्राइमरी बोलते हैं। तो जूनियर या प्राइमरी जो भी आप समझें, ठीक है। तो ये पॉइंट यहाँ से ऐसे याद रख लेना। अब आपको समझ में आया भाई, अगर आप यूपी में गवर्नमेंट टीचर बनना चाहते हैं तो उसके लिए सुपर टेट की परीक्षा में पास करनी होगी। लेकिन इसके लिए क्या क्या योग्यताएँ होनी चाहिए, अगर उन पर बात करूँ मैं, इसकी क्वालिफिकेशंस क्या होनी चाहिए। क्वालिफिकेशन यानी कि योग्यता। ठीक, देखो जो योग्यता में कई पॉइंट्स हैं, इसको ज़रा ध्यान से समझेंगे क्योंकि मैं इस पे बहुत ज़्यादा पॉइंट्स और बिना स्किप करके देखिए क्योंकि बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूँ एज लिमिट। ज़्यादातर बच्चों का यही क्वेरीज होती है अबाउट एज। तो न्यूनतम जो एज चाहिए इस एग्ज़ाम्स के लिए एलिजिबल होने के लिए, तो न्यूनतम 21 वर्ष होनी चाहिए, मैक्सिमम 40 वर्ष होनी चाहिए। यानी कि एज लिमिट 21 से लेकर 40 वर्ष के बीच में है। लेकिन जो रिज़र्व कैटेगरीज होती हैं उनके लिए कुछ छूट भी होती है। रिज़र्व कैटेगरी के लिए क्या होगी, कुछ एज में छूट होगी। ये आप जब नोटिफिकेशंस वगैरह उसमें देखेंगे तो डिटेल वहाँ से आपको पढ़ सकते हैं। तो जर्नल आप जान लीजिए, अगर आपकी एज 21 से 40 वर्ष है तो आप सुपर टेट के लिए एलिजिबल हो। एक तो ये चाहिए। दूसरा पॉइंट, दूसरी योग्यता, आप ग्रेजुएशन होना चाहिए, आपका ग्रेजुएट हो आप, यानी कि आपने बीए, बीएससी, बीकॉम कोई भी ग्रेजुएट स्नातक स्तर की कोई परीक्षा पास कर रखी है, ये मस्ट है। ठीक है, तो ये होगी, ये दोनों चाहिए, ऐसे नहीं कि इनमें से कोई एक चाहिए। तीसरा जो पॉइंट हमारा यहाँ पर है वो है आपकी कहीं से भी आपने आपका टीचिंग ट्रेनिंग हो आपके पास में, टीचिंग ट्रेनिंग। अब ये टीचिंग ट्रेनिंग क्या है ये समझ लो। देखो टीचिंग ट्रेनिंग का जनरल मतलब ये है, या तो आपने कर रखा हो बच्चों बीएड। क्या किया हुआ है आपने, बीएड, यानी कि बैचलर ऑफ एजुकेशन की डिग्री आपने कर रखी है। तो या तो आपके पास ये, अब ये सब ऑप्शंस में है, या तो ये हो, या दूसरा पॉइंट मान लीजिए अगर आपने बीएड नहीं किया, बीटीसी किया है। ठीक, तो बीटीसी मतलब बेसिक ट्रेनिंग सर्टिफिकेट आपके पास में है, तब आप क्या कर सकते हैं, ये फॉर्म भर सकते हैं। तीसरा इसमें है बच्चों जो डीएलएड है। डीएलएड मतलब डीएलएड का जनरल मतलब होता है कि डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन आपने ये किया हो। या मान लीजिए नंबर 4 में मैं आपको और बताऊं, और कौन कौन से सर्टिफिकेट इसमें यूज़ कर सकते हैं आप, जेबीवीटी का यूज़ कर सकते हैं, यानी कि जूनियर बेसिक ट्रेनिंग, अगर आपके पास में ये सर्टिफिकेट है। इनमें से सर कौन सा सर्टिफिकेट चाहिए, तो मैं कह रहा हूँ इनमें से कोई भी एक आपके पास हो, बीएड हो, बीटीसी हो, डीएलएड कर रखा है, जेबीवीटी है, तो अगर आपने इनमें से किसी पर भी, अगर आपके पास में टीचिंग ट्रेनिंग है, मतलब इसका अगर आपने ये बीएड कर रखा है, तो आप क्या कर सकते हैं, ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। इसके बाद में जो 4 कैटेगरी हमारे पास में है क्वालिफिकेशंस में, तो वो चाहिए हमें बच्चों सीटेट की परीक्षा या फिर यूपी टेट। सीटेट या यूपी टेट, ये दोनों, इन दोनों में से कोई भी एक क्या कर रखा हो आपने, क्वालिफाई कर रखा हो। और याद रखिए ये मतलब दोनों में से कोई ना कोई क्या होना चाहिए, क्वालिफाई होना चाहिए। मतलब ऐसे नहीं कि परीक्षा दे रखी है बस खाली, ये आपका क्वालिफाई होना चाहिए। क्वालिफाई के लिए जर्नली क्या होता है कि जो जनरल कैटेगरीज के स्टूडेंट्स होते हैं तो उनके लिए 90 नंबर्स होता है जनरली, और जो आपका उससे अदर क्लासेस होती हैं उनके लिए, अदर के लिए क्या चाहिए होता है, लगभग इनमें आपका 84 आपके जो क्वेश्चंस हों वो इतने हों, तो ये आपका क्वालिफाई माना जाता है। तो ये हो गई आपके पास में कितनी कैटेगरी, 4 कैटेगरी, मतलब 4 क्वालिफिकेशंस तो ये हो गई। नंबर 5 भी जो क्वालिफिकेशंस आपको चाहिए
तो बच्चों वो है आपका यूपी का निवास प्रमाण पत्र, यानी कि यूपी का आपके पास होना चाहिए डोमिसाइल। डोमिसाइल, अब ये डोमिसाइल को हिंदी में कहते हैं अधिवास, देखो अधिवास प्रमाण पत्र, प्रमाण पत्र। अब इससे रिलेटेड कई मतलब बच्चों में ये है कि सर क्या केवल इसका मतलब है कि केवल यूपी के ही स्टूडेंट्स इस एग्जाम्स को दे सकते हैं? तो मैं आपको इसके बारे में थोड़ी सी कुछ चीज़ें बताना चाह रहा हूँ, लेकिन अभी आगे में क्या रहेगा वो बाद में समझ लीजिए, नॉर्मल समझो। सर आपके पास में यूपी का डोमिसाइल होगा, अगर यूपी के अधिवास प्रमाण पत्र है तब आप ये परीक्षा दे सकते हैं, लेकिन एक कंडीशन सुनो। आपने सुना होगा कि सर सुपर टेट की वैकेंसी आई थी 68,500 वाली, ठीक है। तो उस टाइम पर क्या किया गया था कि जब 68,500 वाली वैकेंसी आई थी सुपर टेट की, तो उसमें यूपी के अलावा बच्चों दिल्ली के बच्चों ने भी पेपर दिया था, हरियाणा के बच्चों ने भी पार्टिसिपेट किया था, राजस्थान के बच्चों ने पार्टिसिपेट किया था, उत्तराखंड के बच्चों ने पार्टिसिपेट किया था। और जब पार्टिसिपेट करने के बाद में, और मान लो इन बच्चों ने ये क्या किया था, सुपर टेट का, यहाँ के कुछ बच्चों ने सुपर टेट की परीक्षा पास कर ली, तो आपको पता है कि परीक्षा पास होने के बाद में काउंसिल के लिए बुलाया जाता है। जब काउंसिलिंग का नंबर आया तो बच्चों काउंसिलिंग नहीं हुई इनकी, मतलब काउंसलिंग करने से मना कर दिया गया। तो फिर उसके बाद में यहाँ के स्टूडेंट्स ने क्या किया था बच्चों, केस किया, और फिर ये कोर्ट में जाकर ये केस जीते, और मतलब ये केस जीतने के बाद में फिर इन लोगों को स्टेट गवर्नमेंट ने, यूपी गवर्नमेंट ने क्या की थी, ज्वाइनिंग दी थी। एक कहानी तो ये है। दूसरी कहानी सर ये है, आपने सुना होगा सर 69,000 वाली जब वैकेंसी आई थी, कब आई थी, मतलब 1 दिसंबर 2018 में इसका नोटिफिकेशन आया था। तो जब 69,000 वाली वैकेंसी आई थी तो उस टाइम पे नोटिफिकेशन ने, यूपी गवर्नमेंट ने ये साफ क्लियर करके दिया था कि भाई यूपी का जो डोमिसाइल है वो होना कंपलसरी है। डोमिसाइल कंपलसरी, कंपलसरी मतलब ज़रूरी है। इसका मतलब है आप ये मानकर चलो भाई यूपी के, आपके पास में यूपी का निवास प्रमाण पत्र होना ही चाहिए, ठीक। तो आप इसका मतलब है इसको भी 5 वाली को फिक्स ही क्या मानेंगे, मतलब ये क्वालिफिकेशन होनी ही चाहिए। तो ये 5 अगर आपके पास में योग्यताएं हैं, यानी कि क्या क्या सर, एक तो आपकी एज न्यूनतम 21 और मैक्सिमम 40 के बीच हो, दूसरा आपने स्नातक की परीक्षा कर रखी हो, तीसरा आपने बीएड बीटीसी डीएलएड वगैरह में से कोई आपके पास में सर्टिफिकेट हो, तीसरा आपने क्या कर रखा है सर, हमने सीटेट या यूपी टेट में से कोई भी एक क्वालिफाई कर रखा हो। देन उसके बाद में आपके पास में यदि यूपी का डोमिसाइल है तब आप क्या कर सकते हैं, सुपर टेट का फॉर्म भर सकते हैं। इसका फॉर्म भरने के लिए बच्चों जो रजिस्ट्रेशन फ़ीस होती है, रजिस्ट्रेशन फ़ीस, तो वो जर्नल कास्ट के लिए, जर्नल जो कैटेगरी है, तो जर्नल कैटेगरी के लिए 600 रुपये होती है, और जो बाकी जितने भी आपके ओबीसी एससी एसटी अदर जितने भी होंगे, अदर्स के लिए, उन सब के लिए 400 होती है। तो इतने रुपये में तो ये आपका फॉर्म भरा जाता है, ठीक। अब आपने मान लो फॉर्म भी भर दिया, तो फिर आपका बताता हूँ बच्चों एग्ज़ाम मोड क्या होगा। एग्ज़ाम मोड देखो, बिल्कुल मैं उसी क्रम में बता रहा हूँ जिस क्रम में सारी कहानी होती है। एग्ज़ाम मोड क्या है, मतलब सर ये पेपर ऑनलाइन होगा कि ऑफलाइन, तो ये परीक्षा होती है ऑफलाइन, अभी तक तो ऑफलाइन है, ठीक है। मतलब कॉपी पेन लेके आपको पेपर दे दिया जाएगा, उसमें आपको गोले भरने होंगे अपने आप से, ऐसा नहीं कि कंप्यूटर पर परीक्षा नहीं होगी। तो अभी तक का तो ये हमारा था ऑफलाइन वाला सिस्टम, राइट। देन उसके बाद में सर एग्ज़ाम पैटर्न की बात बताऊँ मैं अगर आपको, इसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या है। देखो एग्ज़ाम पैटर्न पर आप बस इतना समझ लो कि सर इस पूरे पेपर में जब आप ये पेपर देने जाओगे तो 150 क्वेश्चंस आपको पेपर में मिलेंगे। ये जो 150 क्वेश्चंस होंगे सर ये एमसीक्यू टाइप के होंगे, मतलब एक क्वेश्चन उसके नीचे 4 ऑप्शन होंगे ऑब्जेक्टिव वाले, इस तरह से। तो ये इस तरह से 150 क्वेश्चन दिए जाएंगे, और इन क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए जो आपको टाइम दिया जाएगा तो वो भी 150 मिनट का समय दिया जाएगा। 150 मिनट्स होंगे, मतलब लगभग ऐसा मान लो तो ये 2.5 घंटे हो गए, ठीक। इतना इनको करने के लिए टाइम होता है। जब आप इन क्वेश्चंस को एग्जाम में करेंगे तो इन पे क्या नेगेटिव मार्किंग लगती है, मतलब क्या गलत क्वेश्चन करने पर सही इसके मार्क्स कटेंगे। तो मैं आपको बता दूं नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं होती है, यानी कि कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो ये आपके लिए प्लस पॉइंट है, इसीलिए ये परीक्षा ज़्यादा खास हो जाती है, ठीक है। तो कोई नेगेटिव मार्किंग है नहीं। अब बात करते हैं सर इसमें परीक्षा में क्या क्या आएगा। यदि मैं डायरेक्ट अगर आपको यहाँ से सिलेबस की बात करूँ, देखो बच्चों अगर डियर हम सिलेबस की बात करें तो सिलेबस में 5 टॉपिक हैं। इसमें केवल कितने टॉपिक्स हैं, 5 टॉपिक्स हैं। लोग बताते 15-20 टॉपिक्स, पता नहीं कहाँ से उठाते हैं। ध्यान सुनो कितने टॉपिक आएंगे, 5। पहला टॉपिक होता है भाषा का, मतलब लैंग्वेज से क्वेश्चन बनेंगे, लैंग्वेज। अब लैंग्वेज से क्या क्या क्वेश्चन आएंगे, देखो इसमें आपकी जो भाषाएं हैं वो 3 भाषाएं, एक तो है हिंदी, ठीक है। तो आप बताओ यूपी तो आपको पता है ना हिंदी भाषा प्रदेश है, उत्तर प्रदेश, तो इसीलिए हिंदी के जो क्वेश्चंस आएंगे
तो वो 20 क्वेश्चंस होंगे। कितने क्वेश्चंस होंगे? 20 क्वेश्चन, और हर एक क्वेश्चंस के लिए कितने नंबर हैं? 1 नंबर है। तो इसका मतलब है 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स। ये हो गए हिंदी के, हिंदी भाषा से आएंगे, बेसिक हिंदी आएगी। दूसरा भाषा में आपसे आएगी तो अंग्रेजी भाषा से क्वेश्चन आएंगे। इंग्लिश भाषा से कितने क्वेश्चंस आएंगे? तो सर 10 क्वेश्चन आएंगे यहाँ से, और 10 ही ये मार्क्स होंगे इनके। तीसरी भाषा जो आती है वो संस्कृत आती है, संस्कृत। तो संस्कृत से कितने होंगे सर? यहाँ से भी 10 ही क्वेश्चंस होंगे और 10 मार्क्स होंगे। तो इस तरह से भाषा से आपने देखा कि सर 40 क्वेश्चंस आ रहे हैं, और कितने सर? 40 ही मार्क्स के हैं। तो एक सेगमेंट तो सर ये हुआ। तो एक टॉपिक तो पढ़ना पड़ेगा आपको, ये भाषाएं पढ़नी पड़ेंगी, बहुत ही बेसिक लेवल की हैं। और सुपर टेट की इंग्लिश के लिए मैं बहुत जल्दी इंग्लिश पढ़ाने वाला हूँ। 10 वीडियोज़ होंगी लगभग, और उन 10 वीडियोज़ में आप ये 10 के 10 नंबर की इंग्लिश आराम से ईजिली कर लेंगे। ठीक, देन उसके बाद में मैं आपको समझाता हूँ दूसरा टॉपिक क्या आता है। तो दूसरे टॉपिक में आपसे पूछा जाता है मैथमेटिक्स। तो मैथ्स कितना आएगा? तो सर इसमें जो मैथ्स आएगा, तो मैथ्स आएगा 20 क्वेश्चंस होंगे मैथ्स के, ठीक, और 20 क्वेश्चंस 20 ही नंबर के होंगे, ठीक। तीसरा टॉपिक इसमें आता है रीजनिंग का। 3-4 टॉपिक्स पूछे जाते हैं उसमें, वो सारे टॉपिक्स मैंने पढ़ा रखे हैं ऑलरेडी अपने मेरी प्लेलिस्ट में, आपको देखने मिल जाएंगे। तो रीजनिंग के जितने टॉपिक्स 4-5 टॉपिक्स आते हैं, 5 क्वेश्चन आएंगे यहाँ से बस। रीजनिंग के कितने क्वेश्चन आएंगे? 5 क्वेश्चन और 5 मार्क्स के। तो ये आपका तीसरा टॉपिक हो गया। नंबर 4 पे पूछा जाता है आपसे जीके जीएस और करंट अफेयर। देखो जीके जीएस में क्या है, इसके सेगमेंट समझो। इसके कुछ डिपार्टमेंट्स हैं, जैसे पहला टॉपिक जीके जीएस में क्या आएगा। तो पहले में तो आपसे जनरल साइंस सुनो, जनरल साइंस आता है इसमें। सामान्य विज्ञान से क्वेश्चंस आएंगे। सामान्य विज्ञान के 10 क्वेश्चन होंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के, और 10 क्वेश्चन में मतलब है 10 मार्क्स के। तो ये तो जनरल साइंस हो गया, ये भी जीके जीएस वाला पार्ट है। दूसरा पूछा जाता है इन्वायरमेंट। दूसरा क्या पूछा जाएगा? इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट प्लस सोशल स्टडी, ठीक। हिंदी में जनरली कुछ लोग इसको कह देते हैं ईवीएस, अगर आपने ऐसा पढ़ा होगा तो ईवीएस से 10 क्वेश्चंस आएंगे यहाँ से। कितने क्वेश्चंस आएंगे? मतलब इन्वायरमेंट का मतलब ये है ज्योग्राफी, भूगोल वगैरह से रिलेटेड, या कुछ पॉलिटी या ह्यूमन हेल्थ से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं। तो 10 क्वेश्चंस होंगे, 10 मार्क्स के हो जाएंगे। तो ये भी आपका जीके जीएस का ही पार्ट है। नंबर 3 में प्रॉपर लिखा है गया है कि जीएस और मतलब जीके जीएस और करंट अफेयर्स। तो इसमें आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और आपका राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जो करंट अफेयर है बेसिक वाला, वो यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। कितने क्वेश्चन आएंगे? तो बच्चों 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे यहाँ से। कितने क्वेश्चंस? 30 क्वेश्चंस होंगे और 30 मार्क्स के होंगे। उसके बाद में 4th टॉपिक इसी में जो आएगा वो आपसे कंप्यूटर पूछा जाता है। अगर आप सिलेबस कहीं अलग से पढ़ रहे होंगे तो वहाँ पे लिखा होगा कि जनरली मतलब साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाला, मतलब टेक्नोलॉजी इन्फॉर्मेशन लिखा होता है, जनरली वो कंप्यूटर के क्वेश्चंस होते हैं। तो सर यहाँ से 5 क्वेश्चंस आते हैं और 5 ही मार्क्स के होते हैं, 5 मार्क्स के। तो इस तरह से जीके जीएस में से आपका 55 क्वेश्चंस आएंगे और 55 ही मार्क्स के होंगे। तो ये हमारा एक टॉपिक ये हुआ, ठीक है। नेक्स्ट समझ लें। और नेक्स्ट 5वें में अगर मैं बात करूं बच्चों, तो 5वें में जो बच्चों आएगा वहाँ पे, तो वो आपसे टीचिंग स्किल्स से पूछी जाती है। क्या पूछी जाती है? टीचिंग स्किल्स, मतलब पढ़ाई से संबंधित चीज़ें हैं कि आप जब टीचर बनेंगे, यानी कि जब आपने बीएड, डीएलएड वगैरह, बीटीसी जब पढ़ी होगी तो उस टाइम पे आपने क्या सीखा था, तो वो सारे क्वेश्चंस यहाँ पे हैं। अब इसमें क्या कौन कौन से टॉपिक आएंगे, तो वो टॉपिक समझ लीजिए। इसमें सर पहला जो टॉपिक है तो वो आता है टीचिंग मेथोडोलॉजी, जिसको हम हिंदी में शिक्षण पद्धति कह सकते हैं। तो एक तो हो गया शिक्षण पद्धति, ठीक, मतलब कह दीजिए सर टीचिंग मेथोडोलॉजी। यहाँ से कितने क्वेश्चंस आएंगे सर? इस टॉपिक से 10 क्वेश्चंस आएंगे और 10 मार्क्स के होंगे, ठीक। दूसरा टॉपिक इसमें कौन सा पूछा जाएगा? तो दूसरा पूछा जाता है बच्चों मनोविज्ञान से, बच्चों के मनोविज्ञान से। तो ये दूसरा हो गया हमारा बाल मनोविज्ञान। बाल मनोविज्ञान मतलब चाइल्ड साइकोलॉजी। इसी को शॉर्ट में कई बार स्टूडेंट्स कहते हैं सीडीपी। क्या बोल देते हैं?
CDP। तो इससे भी क्या होंगे बच्चों, आपके 10 क्वेश्चंस आएंगे और कितने नंबर के होंगे वो सर, 10 ही नंबर के होंगे। तीसरा जो इसमें टॉपिक पूछा जाता है टीचिंग स्किल में, तो वो होता है लाइफ स्किल एंड उसका मैनेजमेंट प्लस क्वालिफिकेशन आपका जनरली। तो लाइफ स्किल लिख देता हूँ मैं, लाइफ स्किल्स, या हिंदी में इस तरह से लिख देता हूँ टॉपिक्स। तो एक तो लाइफ स्किल्स को हिंदी में कहेंगे हम जीवन कौशल, एक तो ये टॉपिक है। साथ साथ में प्रबंधन भी पूछा जाता है, कौशल के साथ प्रबंधन। तीसरा पूछा जाता है योग्यता, योग्यता। इन सब से मिलाकर भी क्या होंगे, 10 क्वेश्चंस आएंगे और 10 ही मार्क्स के होंगे। इस तरह से जो CDP है वो कितने नंबर की आ गई, या टीचिंग स्किल, तो सर ये हो गया आपका 30 क्वेश्चंस, यानी कि सर 30 क्वेश्चन एंड 30 मार्क्स। तो इस तरह से बच्चों हमारे पास में 150 क्वेश्चंस हो गए और 150 मार्क्स हो गए, 150 मार्क्स हो गए। अब देखो बच्चों, ये हमें समझ में आया, क्योंकि भाषा से कितने क्वेश्चन पूछे गए, 40, GK GS से 55 हो गए, मैथ रीजनिंग से 25 हो गए और स्किल से हो गए 30। ठीक, अब इन 150 क्वेश्चन को करने के लिए हमारे पास टाइम भी कितने मिनट है, 150 ही मिनट है, यानी कि 2.5 घंटे, और निगेटिव मार्किंग कोई है नहीं। अब बात करेंगे कट ऑफ की। देखो कट ऑफ क्वालिफिकेशन, मतलब इसको क्वालिफाई करने के लिए तो कहा जाता है भाई जनरल को 45% चाहिए और अदर को लिए 40% है, लेकिन इससे जॉब लगेगी नहीं। तो मैं आपको बताता हूँ, कट ऑफ मत समझो इसकी, आप सीखो मेरिट कैसे लगेगी, मतलब इसमें आप मेरिट कैसे लगती है, फाइनली जॉब कैसी लगती है, फाइनल रिजल्ट की मैं बात समझा रहा हूँ। फाइनल रिजल्ट, उसके लिए क्या क्या समझना, मतलब नौकरी से नहीं, कट ऑफ से नहीं लगेगी, वो फाइनल रिजल्ट से आपकी जॉब लगेगी। तो फाइनल रिजल्ट को आप समझिए कि जब फाइनल मेरिट लगती है तो फाइनल मेरिट में आपका अकेडमिक के 40% नंबर जोड़े जाएंगे। अकेडमिक कितने, 40%। अब ये अकेडमिक क्या, सुनो, अकेडमिक का मतलब वो ये कहना चाह रहे हैं, जैसे इसको मैं शॉर्ट करके चलो इसे भी समझा देता हूँ, थोड़ा सा डीप की बात है, समझ लो। 40% आपके चाहिए अकेडमिक, तो इसका मतलब है भाई आपने जब 10वीं परीक्षा की होगी, जब आपने 10th किया होगा, तो 10th में आपके जितने भी नंबर आए हैं, तो आपका 10th में जितने भी नंबर आए हैं उन नंबरों का 10%, यानी कि 10 के मार्क्स का कितने परसेंट, 10%। उसी तरह से आपने जो 12th किया होगा, तो 12 में आपके पास कितने आपके नंबर आए थे, उन सभी नंबरों का 10%। उसी तरह से आपने ग्रेजुएशन किया, तो ग्रेजुएशन में जितने भी नंबर आएंगे उन सब का 10%। और आपने वो जो टीचिंग ट्रेनिंग का के तुम्हारे पास में जो सर्टिफिकेट होगा, मतलब BTC या B.Ed वाइड टाइप का, तो वहाँ से तो टीचिंग ट्रेनिंग सर्टिफिकेट, तो यहाँ से कितना 10%। इस तरह से आपसे 40% तो आपके ये वाले अंक जोड़े जाएंगे, 40% अंक यहाँ से जुड़ेंगे। ठीक है, ये फाइनल मेरिट है, किस तरह से जॉब लगती है। तो फाइनल मेरिट में क्या होगा, अकेडमिक के नंबर जुड़े जाएंगे आपके 10वीं के 10%, 12वीं के 10%, ग्रेजुएशन के 10%, और आपने जो टीचिंग ट्रेनिंग कर रखी है उसके सर्टिफिकेट के आपका 10%, टोटल ओवरऑल 40%। एक तो हुआ ये। दूसरा पॉइंट जो जोड़ा जाएगा बच्चों, सेकंड पॉइंट मैं यहाँ लिख देता हूँ, ऐसा समझो। तो दूसरा पॉइंट जो आएगा, तो उसमें आता है आपका जो आपने ये रिटर्न एग्जाम दिया है, जो आपका रिटर्न एग्जाम था, रिटर्न एग्जाम मतलब सुपर टेट। अब सुपर टेट जो इससे कर होगा बच्चों कितना, 60%। इस तरह से 40% प्लस 60% बराबर 100%, और इस तरह से ये मेरिट आपकी लगती है। अब मैं आपको ये समझाऊं कि बच्चों के मिनिमम कितने नंबर आने चाहिए, न्यूनतम कितने नंबर आने चाहिए, कि आपका सेफ स्कोर कितना रहेगा सुपर टेट के लिए। तो मैं आपको बता दूं, सेफ स्कोर जो आपका रहेगा, तो उसके लिए कम से कम आप ये टारगेट मानकर चलो कि 110 से 120 नंबर लेकर आने हैं आपको। कितने में से, आउट ऑफ 150 में से, सुपर टेट में से। इसको मानकर चलिए, क्योंकि डिपेंड करता है वैकेंसीज। जैसे आने वाले टाइम में जो वैकेंसीज़ हैं, 50,000 की वैकेंसी आएंगी, इतने बच्चे, तब तो मेरिट कम जाती है। लेकिन जैसे जैसे वैकेंसी घटती हैं, बच्चे ज़्यादा हो जाते हैं, तो फिर आपकी कट ऑफ और मेरिट फाइनल आगे चली जाती है। आई होप आपको पता चला कि जनरली सेफ स्कोर कितना है। तो आप ये मत सोचिए कि 90 लेकर आने हैं, अलग अलग लोग अलग अलग बताएंगे, लेकिन जो सेफ स्कोर है ये वो स्कोर है जिसके आधार पर जॉब लगता है, फाइनल काउंसिल में आपका सिलेक्शन होता है। ठीक, अब बात करते हैं जॉब प्रोफाइल। जॉब प्रोफाइल में जनरली मैं बात करूँगा सैलरी की। जॉब प्रोफाइल, देखो जॉब प्रोफाइल में आप केवल सैलरी समझ लो, बाकी तो धीरे धीरे जब आप डिपार्टमेंट में जाओगे तो समझ में आएगा। देखो सैलरी,
तो सैलरी भी इसमें अलग तरह से है, लेकिन आप समझो कि अगर आपने इसी ईयर ज्वाइन किया तो फर्स्ट ईयर की मैं केवल समझा दूँ, तो आगे जैसे समय बढ़ता चले जाएगा सैलरी भी बढ़ती है इसमें, ठीक है। तो फर्स्ट ईयर में जैसे आज ही आपने ज्वाइन किया है तो आपका कितना वेतन होगा, तो देखो इसमें वेतन क्या होता है, 3 चीज़ें आपकी सैलरी में होंगी। एक तो होता है आपका बेसिक वेतन, बेसिक वेतन में या मूल वेतन समझ लो, मूल वेतन। मूल वेतन जो जोड़ आपको मिलता है इसमें, तो पहले वर्ष में जैसे इसी साल आपने ज्वाइन किया तो 35,400 रुपये का तो ये हो गया आपका, एक तो वेतन ये होगा। दूसरा आपको मिलता है बच्चों डीए। डीए का मतलब आप समझ लें ना, महंगाई भत्ता। महंगाई भत्ता का जो अभी रेट चल रहा है वो 38% चल रहा है। 38% किसका, 35,400 का। तो 35,400 का 38% निकालेंगे तो ये हो जाएगा 13,452 रुपये। तो ये भी आपकी सैलरी में जोड़ दिए जाएंगे। तीसरा आपको दिया जाता है एचआरए मिलता है, आपको हाउस रेंट अलाउंस मिलता है, यानी कि जो मकान रेंट समझ लीजिए। तो इस पर आपको कितने रुपए मिलते हैं, तो 1340 रुपये आपको ये रुपये मिलेंगे। इन सबको यदि ऐड कर लिया जाए तो आपकी जो सैलरी है वो 50,192 रुपये आपको सैलरी मिलती है फर्स्ट ईयर में, ठीक। धीरे धीरे जैसे जैसे टाइमिंग बढ़ेगा, क्योंकि हर साल क्या होता है आपका जो डीए है ना, ये भी एक साल में 2 बार बढ़ता है। जनवरी में 3% बढ़ता है, उसके बाद में जुलाई में जाके 3%, एक साल में 6% वो इंक्रीज़ हो जाता है, तो फिर उसमें भी सैलरी बढ़ जाती है, ठीक। इस तरह से रहता है। तो इसका मतलब है काफ़ी ठीक है, आपको जितनी भी चीज़ें थी वो मैंने समझा दी हैं। और ये कमिंग वैकेंसी कितनी आने के चांसेस हैं तो मैं आपको बता दूं, कमिंग वैकेंसी के जो चांसेस देखो यूपी में है 75 ज़िले, ठीक। एक छोटे से छोटे ज़िले का भी आपने हाल फिलहाल में कहीं ना कहीं ज़रूर आर्टिकल देखा होगा, चंदौली का दिया गया था कि 1700 से ज़्यादा 1752 के आसपास में शायद इतनी वैकेंसी खाली है केवल एक में, यानी कि एक ज़िला। और ऐसे कितने ज़िले हैं, ऐसे 75 ज़िले हैं यूपी के अंदर। इसका मतलब है जो आपके वैकेंसीज़ हैं तो वो लगभग 50,000 तो आप मान कर चलिए। तो इसका मतलब है कि ये बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है। अगर आपने पहले ग्रेजुएशन वगैरह कर रखा है, इनमें से कोई, अगर आप एलिजिबल हो और यदि तैयारी आपने नहीं की, आपकी एज मान लो 35 वर्ष है, तो डियर मेरा आपसे यही सजेशन है, अगर आपकी 35 ईयर एज है तो 6 महीने अकॉर्डिंग टू सिलेबस, बहुत टफ नहीं है, ईजी है। मेरे आप टेलीग्राम चैनल पर चले जाएंगे तो वहाँ पे मैं प्रीवियस ईयर के पेपर भी डाल दूंगा, दो पेपर। आप उनसे थोड़ा सा आपको आइडिया भी हो जाएगा किस तरह के एग्जाम्स आए हुए हैं। और 6 महीने की तैयारी आपने कर ली तो आप आराम से, यदि आप प्रेजेंट में भी गवर्नमेंट टीचर हो, यदि अगर दूसरे नीचे स्तर पे, तब भी इसके लिए क्या कर सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि टीचिंग सबसे सेफ जॉब है और मस्त जॉब है, ठीक है। इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि मैं खुद टीचर हूँ, क्योंकि मुझे पढ़ाना बहुत पसंद है। वैसे भी आप पाएंगे तो टीचिंग, जो टीचर्स हैं ना, वो बेस्ट जॉब है अकॉर्डिंग टू मी। उम्मीद करता हूँ कि आपके कुछ डाउट्स क्लियर हुए होंगे, ठीक। तो अब मैं आपसे विदा लेता हूँ। ऑल द बेस्ट एंड टेक केयर।